स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 11 के जीव विज्ञान में कोशिका एवं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन ये चैप्टर चल रहा था। समसूत्री कोशिका विभाजन भी कंप्लीट हो गया आपका। समसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हमने प्रारंभ किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हमने दो वीडियो के अंतर्गत किया है। पहले वीडियो में हमने पहला वीडियो जो था यानी इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रारंभ किया था और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को उसमें मैंने बताया था कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को दो विभाजन में बांटा गया है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम प्रारंभ हुआ था, उसमें पूर्वावस्था अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था होती है, जो पूर्वावस्था प्रथम होती है। उसके अंतर्गत लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस ये अवस्थाएं पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ा दी थी। आज उसी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। इस दूसरे पार्ट में आगे क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो पहले आती है उसमें मध्यावस्था प्रथम यानी मेटाफेज फर्स्ट। पूर्वावस्था जब समाप्त हो जाती है, जब पूर्वावस्था प्रथम समाप्त हो जाती है तो स्टार्ट होती है कौन सी? मध्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था प्रथम, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में मेटाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में क्या होगा कि इस अवस्था में केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है, केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है, तर्क तंतुओं का निर्माण होने लगता है तथा गुणसूत्र तर्क के मध्य क्षेत्र में एकत्र हो जाते हैं। अर्थात जब पूर्वावस्था समाप्त हो जाएगी, पूर्वावस्था अभी बताया मैंने फिर से कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो पूर्वावस्था प्रथम होती है वो सबसे बड़ी अवस्था होती है। उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस जब अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं तब मध्यावस्था प्रथम आपकी प्रारंभ होती है। और इस अवस्था में क्या हो रहा कि कह रहे केंद्रक कला विलुप्त हो जाएगी। जो केंद्रक के चारों जो कवरिंग पाई जाती है, आवरण होता है, वो आवरण विलुप्त हो जाएगा, तर्क तंतुओं का निर्माण होगा और क्या होगा? गुणसूत्र तर्क के मध्य क्षेत्र में एकत्र हो जाएंगे। इतना सारा काम जो है वो मध्यावस्था प्रथम में होगा। मध्यावस्था प्रथम के पश्चात स्टार्ट होती है पश्चावस्था प्रथम और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में विभाजित हो जाता है। यह गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। तो पश्चावस्था में क्या होगा कि जो गुणसूत्र था वो गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में क्या होगा? विभाजित हो जाएगा और जो इनसे दोनों अर्ध गुणसूत्र बने हैं वो विपरीत ध्रुवों पर जाने लगेंगे। ये गुणसूत्र था, दो भागों में विभाजित हुआ, ये इधर वाले ध्रुव पे और ये इधर वाले ध्रुव पर चला जाएगा। उसके बाद जब पश्चावस्था प्रथम समाप्त हो जाती है तब स्टार्ट होती है अंत्यावस्था प्रथम, या इसको बोलते हैं टीलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में क्या होगा कि इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक कला का निर्माण होने लगता है तथा केंद्रिका भी बन जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पूर्वावस्था और अंत्यावस्था एक दूसरे की विपरीत अवस्थाएं होती। जो पूर्वावस्था में काम होते हैं उसका विपरीत अंत्यावस्था में काम होते हैं। तो पश्चावस्था में आपने देखा कि अर्ध गुणसूत्र जो थे अलग अलग ध्रुवों पर चले गए। अब अंत्यावस्था में क्या होगा कि उन गुणसूत्र समूहों को प्रत्येक ध्रुव पर स्थित जो गुणसूत्र समूह पहुंच गए हैं उनके चारों ओर क्या बन जाएगा? केंद्रक कला बन जाएगी, केंद्रक आवरण बन जाएगा और उसके अंदर केंद्रिका बन जाएगी। ठीक है, इतना काम होगा। इस प्रकार केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप कोशिका में दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इतना काम जब हुआ तो देखा क्या कि एक ही कोशिका के केंद्रक में एक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रों का निर्माण हो जाएगा और अंत में कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। हमने बताया कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को दो भागों में बांटा गया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय। जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम है वास्तव में अर्धसूत्री विभाजन यही है। इसी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, तो ये प्रथम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम यहाँ तक आपका समाप्त हो गया। यहाँ पे दो पुत्री कोशिकाएं अंत में बन गई हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो माता कोशिका थी उससे क्या हो गई? आधी होगी। मान लो अगर उसमें 46 गुणसूत्र थे तो यहाँ जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी उसमें 23 गुणसूत्र ही रह जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय।
तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी दोनों पुत्री कोशिकाएं अब समसूत्री प्रकार का विभाजन करती हैं। अर्थात जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वितीय है ये किस प्रकार का होता है? समसूत्री प्रकार का होता है। जैसे समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या हुआ था कि एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता था जिनमें गुणसूत्रों की संख्या माता के समान ही रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पहले अवस्था जो पहला विभाजन है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। अब द्वितीय विभाजन में क्या होगा? एक से दो, दूसरे से दो, तो दोनों कितने, दो टोटल कितने जाएंगी? चार हो जाएंगी। यानी प्रारंभ से देखा जाए तो एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनेगी जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। तो कह रहे हैं कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी दोनों पुत्री कोशिकाएं अब समसूत्री प्रकार का विभाजन करती हैं जिससे चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विभाजन को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यहाँ भी जो अर्धसूत्री कोशिका द्वितीय है इसको भी आपके चार भागों में बांटेंगे। पहला आएगा क्या? पूर्वावस्था द्वितीय, पूर्वावस्था द्वितीय या प्रोफेज सेकेंड। इसमें क्या कहें? इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र बिंदु से दो भागों में बढ़ जाता है। केंद्रक कला तथा केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। जो गुणसूत्र था, गुणसूत्र के मध्य भाग में जो गुणसूत्र बिंदु था उस गुणसूत्र बिंदु से गुणसूत्र दो भागों में अलग हो जाएगा। केंद्रक कला अगर उसके अंदर जो थी तो केंद्रक कला विलुप्त हो जाएगी, केंद्रिका भी क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी। तो इतना सारा काम कहाँ होगा? पूर्वावस्था द्वितीय में। फिर आएगी मध्यावस्था द्वितीय यानी मेटाफेज सेकेंड। इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्र हो जाते हैं। जो गुणसूत्र फट गए थे, अलग हो गए थे, गुणसूत्र बिंदु से अलग हो गए थे, वो दोनों प्रकार के गुणसूत्र अलग हुए। गुणसूत्र कहाँ हो जाएंगे? इसमें कोशिका के मध्य भाग में एकत्र हो जाएंगे। फिर क्या होगा? तर्क तंतुओं का निर्माण होने लगेगा तथा प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्धगुणसूत्र अलग हो जाते हैं। और क्या होगा? जो प्रत्येक गुणसूत्र के जो अर्धगुणसूत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। अगला है पश्चावस्था द्वितीय, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एनाफेज सेकेंड। इस अवस्था में दोनों अर्धगुणसूत्र दो अलग अलग ध्रुवों पर चले जाते हैं। पहले मध्य रेखा पर एकत्र हुए, फिर क्या हुआ? इधर वाले गुणसूत्र इस जो है ध्रुव पर, इधर वाले गुणसूत्र इस ध्रुव पर, दोनों ध्रुव पर अलग अलग चले जाते हैं। इन गुणसूत्रों को संतति गुणसूत्र कहते हैं। यानी ध्रुवों पर जो गुणसूत्र चले गए उनके समूह को क्या बोलेंगे? संतति गुणसूत्र कहेंगे। अगला है कि अंत्यावस्था द्वितीय। अंत्यावस्था द्वितीय अंग्रेजी में बोलते हैं टेलोफेज सेकेंड। तो इस अवस्था में क्या होगा? जो आपके ध्रुवों पर गुणसूत्र समूह पहुंचे हैं यानी कि संतति गुणसूत्र जो पहुंचे हैं उसके चारों ओर क्या होगा? केंद्रक कला बन जाएगी, केंद्रिका बन जाएगी। ठीक है, तो जब केंद्रक कला और केंद्रिका बन जाएगी वहां यहाँ पे आपकी दो कोशिकाएं बनी थी, एक से फिर दो और दोनों से दो, दोनों चार बन जाएगा। तो फिर क्या होगा? इस अवस्था के पश्चात दोनों केंद्रकों के मध्य एक भित्ति बन जाएगी। दो केंद्रक बने हैं उनके बीच में भित्ति बनेगी। तो क्या होगा? दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी। यानी कि इस अवस्था के पश्चात दोनों केंद्रकों के मध्य एक भित्ति बन जाती है जिससे अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे मातृ कोशिका से आधी हो गई है। तो जिससे अगुणित यानी कि n अगुणित कोशिका का मतलब वहां पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई और आधी गुणसूत्रों को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? n से। ठीक है, और अगर द्विगुणित होगा तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 2n से। तो यहाँ पे जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है। एक माता से चार पुत्री बनी है, माता में 2n गुणसूत्र थे तो पुत्री कोशिका में कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? n हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आप इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाए दे रहे हैं। इस चित्र को आप लोग देखें सही से, इससे समझें और इसको बनाना भी है आपको। ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की जो पूर्वावस्था होती है, पूर्वावस्था जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन प्रथम की पूर्वावस्था प्रथम सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस आदि उपावस्थाएं होती हैं। तो ये उसकी देखते हैं, ये उसकी लेप्टोटीन अवस्था है। ये लेप्टोटीन अवस्था के पश्चात ये उसकी जाइगोटीन अवस्था है। ठीक है, और जाइगोटीन अवस्था के पश्चात ये उसकी जो है वो पैचिटीन अवस्था है। ठीक है, पैचिटीन अवस्था समाप्त होते ही उसके बाद आती है कौन से? डिप्लोटीन अवस्था। तो ये हो गई उसकी डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन के बाद आएगा आपका डाइकाइनेसिस।
डाइकाइनेसिस जब समाप्त हो जाता है तो ये पूर्वावस्था प्रथम खत्म हो गई। पूर्वावस्था प्रथम खत्म हो जाने के बाद फिर स्टार्ट होगा कौन सा आपका मेटाफेज फर्स्ट, यानी मध्यावस्था प्रथम। और मध्यावस्था जब समाप्त होगी तो कौन सी स्टार्ट होगी आपकी अंत्यावस्था प्रथम, यानी कि एनाफेज फर्स्ट। ये आपका एनाफेज फर्स्ट है। ओके, एनाफेज फर्स्ट जब समाप्त हुई तो उसके बाद क्या हुआ आपका टीलोफेज फर्स्ट। सॉरी, ये आपकी पश्चावस्था प्रथम थी और ये आपकी क्या है अंत्यावस्था प्रथम, टीलोफेज है। अंत्यावस्था होने के पश्चात आपकी एक माता से 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी और दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। थोड़ा सा यही प्रोसेस यानी क्या हो गया आपका पूर्वावस्था द्वितीय हो गया। पूर्वावस्था द्वितीय और पूर्वावस्था द्वितीय के बाद आपका मध्यावस्था द्वितीय, ये मध्यावस्था द्वितीय है। चूँकि यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनेंगी, अब दोनों के बारे में अलग अलग बताना है। तो ये मध्यावस्था प्रथम, मध्यावस्था के पश्चात ये आपका आ जाएगा आपका पश्चावस्था सेकेंड, ये मध्यावस्था द्वितीय थी, ये आपकी पश्चावस्था द्वितीय है। इसके पश्चात ये आ जाएगा आपका अंत्यावस्था द्वितीय। अब अंत्यावस्था द्वितीय के लास्ट में देखते हैं कि 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इन चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है। ठीक है, तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये चित्रीय निरूपण आपका है। ठीक है, ये आपका चित्रीय निरूपण है। इन चित्रों को आप जो है लिखने के पश्चात अपनी कॉपी में अवश्य बनाएंगे। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। ठीक है, तो बने रहिए और देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा।